Brought to you by American Pistachios. 1998 को कांग्रेस के विरुद्ध एक गठबंधन बना एनडीए। एक पार्टी के बहुमत का दौर बीत गया था तब, जिसे मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कभी कांग्रेस सिस्टम कहा था। उनका नाम रजनी कोठारी था, जिनका ये दिया टर्म था। ये गठबंधन के दौर की शुरुआत थी। इससे पहले 90 के दशक में ही नेशनल फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट की दो गठबंधन सरकारें गिर चुकी थीं। एनडीए के साथ 99 की सरकार में 24 दल साथ आए। प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके नाम और चेहरे पर उस वक्त तमाम छोटे दल साथ आए थे, अलग अलग धाराओं के। बीजेपी का तर्क था कि कांग्रेस के खिलाफ कोई भी सरकार बनाने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन ही एकमात्र विकल्प होगा। कट टू 2023, 25 साल बाद देश उसी मोड़ पर खड़ा है, बस प्लेयर्स बदल चुके हैं। भाजपा के विरुद्ध लगभग सारी बड़ी छोटी राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियों का एक गठबंधन बना है, जिसे नाम दिया गया है इंडिया, INDIA। भाजपा के खिलाफ सारी पार्टियां एक तरफ, भाजपा के साथ वाली पार्टियां एक तरफ। क्या है इस गठबंधन की पॉलिटिक्स, इसका गोंद कितना मजबूत है और भाजपा इसे काउंटर करने के लिए क्या जुगत लगा रही है? आज दिन की बड़ी खबर में इन्हीं सवालों के जवाब खोजे जाएंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज दिन की बड़ी खबर में बात होगी 2 मीटिंग्स की। हेडलाइन में विपक्षी है, सो वहीं से शुरू करते हैं। 17 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक का पहला दिन था। इसमें 26 दलों के नेता इकट्ठा हुए, अनौपचारिक चर्चा हुई और हुआ भोज। इन 26 दलों में से 15 दल वही हैं जो पटना में हुई पिछली बैठक में इकट्ठा हुए थे। उनके अलावा आज 11 और दल भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में जो दल शामिल हुए उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। साथ ही लोकसभा में उनकी ताकत और वोट परसेंटेज भी आप देख पा रहे हैं। दूसरे दिन यानी आज 18 जुलाई को बैठक में नया नाम तय हुआ कि अब कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन का नाम यूपीए नहीं इंडिया होगा। अब तक जिसे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस माने यूपीए के नाम से जाना जाता था, अब इंडिया कहलाएगा। एब्रिविएशन वाली कलाकारी अब विपक्ष भी करने लगा है, सो इंडिया का भी एक फुल फॉर्म खोजा गया है। आई से इंडिया, एन से नेशनल, डी से डेमोक्रेटिक, आई से इंक्लूसिव और ए से अलायंस। हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समावेशी गठबंधन, राष्ट्रीय भी समावेशी भी। इससे आप इस गठबंधन के ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स की कुछ हिंट पा सकते हैं। नाम के अलावा और क्या क्या तय हुआ कि विपक्षी दलों की अगली बैठक मुंबई में होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में एक सचिवालय बनाया जाएगा। 11 सदस्यों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी जो सीट बंटवारे का प्लान और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करेगी। गठबंधन के संयोजक का नाम अगली बैठक में तय होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज की मीटिंग और गठबंधन की आगे की रणनीति के बारे में जानकारी दी। It is a great achievement for us that all 26 parties together, they solved many problems of the country. This is second. And third is 11-member coordination committee will be set up. That we will decide shortly, and we are going to meet again in Maharashtra, Mumbai. There we will discuss the names of the coordinators, and 11-member name will be announced there. And the date will also be announced shortly for Mumbai. अभी तक कांग्रेस को विपक्ष का अगवा माना जा रहा था, मगर आज खड़गे ने यह भी कहा कि कांग्रेस ये लड़ाई सत्ता हासिल करने के लिए नहीं लड़ रही और उसकी प्रधानमंत्री पद या सत्ता में कोई दिलचस्पी भी नहीं। Our people gathered here, they not for to become something. They want to save democracy and constitution and to fight against the unemployment, inflation. So many issues are there. So all those issues in the interest of country we will take and we will fight. Now our aim will be to take important issues one by one, and we will highlight, we will move throughout the states, entire country with all these issues and also highlighting the failure of the government. बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। एक एक कर आप उनकी बात भी सुनिए।
एनडीए तो अभी भी है, लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years, and he has made a complete mess of almost every sector in the country. He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles. There is so much of inflation. There is so much of unemployment in all sectors. So now I think it's a time that people of this country want to get rid of him. So everyone needs to come together And what we are doing here as a group is we are defending the Indian Constitution. We are defending the voice of the Indian people. We are defending the idea of our great country, the idea of India. You know what happens to anybody who opposes or tries to fight the idea of India. You can look in our history and you will see that nobody has been able to fight the idea of India. हमने विपक्षी दलों के नेताओं को सुना। अधिकतर का दावा यही है कि हम देश बचाने, संविधान बचाने, धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए साथ आए हैं। विपक्ष के बाद चलते हैं पक्ष की तरफ, यानी सत्ता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी। जिस समय बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हो रही थी, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में इकट्ठा नेताओं पर निशाना साध रहे थे। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में हो रही बैठक को भ्रष्टाचार का सम्मेलन तब करार दिया। एक कवि महाशय ने अवधि में लिखा था, ये अवधि भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है। पोर्ट ब्लेयर से अब चलते हैं दिल्ली, जहां आज एनडीए की बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजित पवार गुट, लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट माने चिराग और पशुपति पारस, अपना दल सोनेलाल, एआईएडीएमके समेत 38 दलों के नेता शामिल हुए। दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और पार्टी के नेता शामिल हुए। इसके अलावा सहयोगी दलों के नेताओं में एनसीपी से अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल, लोजपा के दोनों गुटों से चिराग और पशुपति पारस यानी चाचा भतीजा दोनों पहुंच गए। शिवसेना शिंदे गुट से एकनाथ शिंदे, अपना दल सोनेलाल से अनुप्रिया पटेल आदि शामिल हुए। अब चूंकि आज हम आपको एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई के बारे में बता रहे हैं, सो इन दोनों समूहों का बैकग्राउंड हमें जान लेना चाहिए। क्रम में पहले एनडीए बना, सो पहले हम उसी की कहानी आपको सुनाएंगे। एनडीए माने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। बुनियाद में तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एक ऐसा राजनीतिक गठबंधन था जो सेंटर राइट और बाकी दक्षिणपंथी पार्टियों को समेटे हुए था, लेकिन समय के साथ लेफ्ट राइट सेंटर का फर्क इसमें धुंधलाता गया। स्थापना की कहानी और उस वक्त का माहौल हमने आपको शो के इंट्रो में बताया ही था। 1998 का बरस था। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की सदारत में बना एंटी कांग्रेस गठबंधन शुरुआती दौर में समता पार्टी, एआईएडीएमके और शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियों ने सहयोग किया।
हालांकि ये तीनों ही पार्टियां इस गठबंधन से जुड़ती और अलग होती रही हैं। सबसे पहले AIADMK, फिर 2003 में समता पार्टी और 2019 में शिवसेना, जिसका एक धड़ा पार्टी में टूट के बाद फिर एक तरह से लौट ही आया जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई। खैर, 1998 में लौटते हैं। तेलुगु देशम पार्टी ने बाहर से सपोर्ट किया तो अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने इससे पहले 13 दिन की सरकार चलाई थी, फिर प्रधानमंत्री बने, मगर ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाए। 13 दिन के बाद 13 महीने उनकी सरकार चली, फिर AIADMK ने हाथ खींचे। कुछ और क्षेत्रीय दलों के साथ लेने के बाद 1999 के चुनाव में NDA बड़े बहुमत के साथ जीती। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और इस बार उन्होंने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, सरकार चलाई। 2004 में NDA सरकार ने समय से 6 महीने पहले चुनाव बुला लिए। उन्हें अपने अभियान इंडिया शाइनिंग पर पूरा भरोसा था, लेकिन NDA अपना भरोसा और 2004 का चुनाव हार गई। 182 सीटें मिली पूरे गठबंधन को। उधर कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA ने 222 सीटें निकाल ली। मोटे तौर पर मुकाबला टीम भाजपा और टीम कांग्रेस के बीच ही था। वाम दलों ने अपने गढ़ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल में भाजपा और कांग्रेस को त्रिकोणीय मुकाबले के लिए मजबूर किया। पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों में उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर टिकट बांटे। 2009 के आम चुनाव में NDA आडवाणी के चेहरे पर लड़ी, लेकिन PM इन वेटिंग लाल कृष्ण आडवाणी का इंतजार ही रह गया। UPA दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रही और उसने अपना चुनावी प्रदर्शन सुधारा भी। NDA के सत्ता में आने की कोशिशें असफल रही। BJP को 116 सीटें मिली, NDA के हिस्से कुल 159 सीटें गईं। UPA 2 के आखिरी सालों में सत्तारोधी लहर तेजी से बढ़ी। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, एक के बाद एक घोटालों के आरोप लगने लगे। इसी दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से उभरने लगा। मोदी 2012 में लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे अपने सूबे के। BJP ने 2014 में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया और उन्हीं के नाम को आगे कर चुनाव भी लड़ा, एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल में। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली, अपने बूते बहुमत मिल गया। NDA गठबंधन ने 336 सीटों पर जीत दर्ज की, प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी और ये सिलसिला 2019 में जारी रहा, जब अकेले भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली और NDA के पास लोकसभा में 353 सदस्य हुए चुनावों के बाद। ये तो हो गई इतिहास की बात। अब वर्तमान में आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने सहयोगी दलों को न्योता भेजा था। नड्डा का दावा, पिछले 9 सालों में NDA का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। हालांकि अगर बारीकी से ऑब्जर्व आप करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में भाजपा का NDA गठबंधन कुछ कमजोर हुआ है। अकाली दल, शिवसेना और जदयू जैसे पारंपरिक और लंबे समय से चले आ रहे सहयोगियों ने उनका साथ छोड़ा। इसलिए जैसे जैसे इधर विपक्ष अपने प्रयास तेज कर रहा है, भाजपा भी अपने पुराने और मौजूदा सहयोगियों की ओर ध्यान दे रही है। सुनते हैं एक्सपर्ट इस पर क्या सोचते हैं। दीवार फिल्म में शशि कपूर कहते हैं ना अमिताभ बच्चन को, तुम्हारे पास ये है, ये अमिताभ बच्चन उनको कहते हैं तुम्हारे पास ये है, ये है, ये, और नहीं मेरे पास ये है, ये है, ये है। तो शशि कपूर कहता है पर मेरे पास माँ है। तो ये भाजपा कहती थी मेरे पास मोदी है। तो वो बात सही है, उनके पास मोदी है, लेकिन वो रिस्क भी नहीं लेना चाहते। ऑपोजिशन की यूनिटी का मतलब है 63% वोट, जबकि पीक पे था 2019 में, और 37% भाजपा के पास था। तो इस 63 में क्या ऑपोजिशन काफी कंसोलिडेट कर सकती है? हो सकता पूरा नहीं करे, क्योंकि 3-4 पार्टियां फिलहाल बाहर हैं, इंपॉर्टेंट पार्टियां हैं। BJD है, KCR की BRS है, जगन रेड्डी की YSR कांग्रेस है। मायावती क्या करेगी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी। तो लेकिन जो भी ऑपोजिशन जो इकट्ठे हुए हैं उनमें मैक्सिमम कंसोलिडेशन क्या हो सकता है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज के लेवल पे, ये देखने लायक चीज होगी। लेकिन यहाँ हो सकता है भाजपा फिर दोबारा मेजोरिटी लिया। ऐसा नहीं है कि उनका वोट बैंक फिसल गया है। उनका वोट बैंक मोदी की लोकप्रियता वैसे ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए वो इंटैक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ जो 63% है उसमें कंसोलिडेशन जो होता दिख रहा है, वो किस हद तक जाएगा और कितना उसकी ग्राउंड में पकड़ होगी, कितना एंटी इनकम्बेंसी काम कर गई है, बहुत चीजें उस पर निर्भर करेंगी। हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चला रही। फैक्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी की 303 सीट होने के बाद भी वो NDA के तौर पर ही सरकार चला रही। आपको रामदास अठावले साहब की पार्टी का नाम शायद नहीं याद हो, लेकिन वो मंत्री हैं इस सरकार में। JDU इस सरकार में रही है, शिवसेना इस सरकार में रही है,
अकाली दल इस सरकार में रहे हैं, और भी बहुत छोटे छोटे दल है। अपना दल जो था वो इस सरकार में रहे हैं। तो एनडीए की और 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 353 सीटें हैं एनडीए की, बीजेपी प्लस की। तो इसका मतलब एनडीए का मौजूदगी तो थी, लेकिन ये फैक्ट बात है कि जब 53 सीटें अलग से 50 सीटें हुई हैं एनडीए की और 303 भारतीय जनता पार्टी के पास हो, जो मेजोरिटी से भी ज्यादा है, तो वो जरूरत नहीं लगती। गठबंधन जब मजबूत होता है कि जब आपको एक दूसरे की जरूरत हो। अभी तो एहसान वाला एनडीए था, भारतीय जनता पार्टी का हमें जरूरत नहीं है, फिर भी आप बैठिए हमारे साथ, ठीक है। और आज वो जो दिखा रहे हैं, आज ये जो पार्टियां हैं जिनके लिए हम चिंता कर रहे हैं कि भाई उनकी तो कोई लोकसभा में वो है ही नहीं, प्रेजेंस नहीं है, तो आप दोनों को फैक्ट्स में देखें। 38 पार्टियां हैं एनडीए के साथ, उसमें से 24 पार्टियों के कोई सांसद लोकसभा में नहीं, 0 एमपी। दूसरी तरफ कांग्रेस है, या जो विपक्ष का जो गठबंधन बना जिसे अब इंडिया कह सकते हैं, इंडिया में जो 26 दल हैं उसमें से 10 दल ऐसे हैं जिनकी 0 प्रेजेंस है लोकसभा में, ठीक है। लेकिन 0 प्रेजेंस से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ रहा है परसेप्शन से। आज जब 26 दल हो गए तो हम सब लोग चिंता कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं कि 26 दल खड़े हो गए, तो वो एक परसेप्शन बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 26 दल देश में इकट्ठा हो गए, ठीक है। टोटल उनके एमपी 137 हैं अभी जो पार्टियां हैं कुल मिला, तो वो परसेप्शन। और ऐसे ही एनडीए ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कहीं ये परसेप्शन ना बन जाए कि भाई बीजेपी अकेली पार्टी है और ये लोग गठबंधन बना रहे, तो वो 38 दल ले आए। अब कहानी यूपीए बनने की 2004 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार हुई। जैसा हमने थोड़ी देर पहले बताया, 145 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। बीजेपी केवल 7 सीट पीछे थी और उसे सत्ता से बाहर रखने के प्रयास शुरू हुए। सीपीएम महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत ने इस प्रयास का नेतृत्व किया। कुल 14 दल साथ आए, जिसमें कांग्रेस, सीपीएम, डीएमके, एनसीपी, टीआरएस, जेएमएम, लोक जनशक्ति पार्टी, एआईएमआईएम, पीडीपी आदि प्रमुख थे। 4 लेफ्ट पार्टियों सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक ने बाहर से समर्थन दिया। हरकिशन सिंह सुरजीत समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल को भी अपने साथ लेकर आए। 17 मई 2004 को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर साइन किया गया और इस तरह से गठबंधन अस्तित्व में आया। इसका नाम पहले यूनाइटेड सेक्युलर अलायंस या प्रोग्रेसिव सेक्युलर अलायंस रखने की तैयारी थी, लेकिन इस पर डीएम के चीफ करुणानिधि ने सोनिया गांधी से आपत्ति जताई। साथ ही उन्होंने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नाम सुझाया और सबने इसे स्वीकार भी किया। 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यूपीए सरकार में एनसीपी से शरद पवार, राजद से लालू प्रसाद यादव, एलजेपी से रामविलास पासवान, जेएमएम से शिबू सोरेन, टीआरएस से के चंद्रशेखर राव, डीएमके से टीआर बालू, ए राजा और दयानिधि मारन मंत्री बने। 2006 में तत्कालीन श्रम मंत्री केसीआर तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर यूपीए से अलग हुए। 2007 में वाइको की एमडीएमके ने भी यूपीए का साथ छोड़ा। 2008 में बड़ा झटका तब लगा जब 4 लेफ्ट पार्टियों ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर अपना समर्थन खींच लिया। सरकार अल्पमत में आ जाती, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से बच गई क्योंकि मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी ने यूपीए को अपना समर्थन दे दिया था। 2009 में पीएमके और पीडीपी भी गठबंधन से बाहर हुए। 2009 का लोकसभा चुनाव यूपीए के लिए पहली परीक्षा थी। यूपीए की सत्ता में वापसी हुई। कांग्रेस 206 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई। सीटों की संख्या पहले से ज्यादा थी, लेकिन सहयोगियों की जरूरत अब भी थी। कांग्रेस के साथ 5 दलों के नेता सरकार में शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल। यूपीए को इस बार लेफ्ट का समर्थन नहीं मिला। लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान भी नहीं आए। हालांकि सपा बसपा के साथ राजद ने सरकार को बाहर से समर्थन दिया। साथ ही एआईएमआईएम, वीसीके, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट सहित कई पार्टियां बिना किसी मंत्री पद के यूपीए का हिस्सा रहीं। हालांकि एआईएमआईएम, वीसीके, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट सहित कई पार्टियां बिना किसी मंत्री पद के यूपीए का सरे, हमने जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया। 2012 में टीएमसी और डीएमके ने यूपीए छोड़ दिया। टीएमसी ने संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के खिलाफ तमिलों के मानवाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव के मुद्दे पर, तो टीएमसी ने एफडीआई के मुद्दे पर समर्थन वापस लिया। एआईएमआईएम ने भी इसी साल यूपीए से अपना रास्ता अलग किया। 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया, कुल 44 सीटों पर सिमट गई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन गई। 2019 में फिर से कांग्रेस हार गई।
तकनीकी रूप से देखा जाए तो 2014 में यूपीए खत्म हो गया, लेकिन इस टर्म का इस्तेमाल अभी भी कांग्रेस के साथ आने वाले दलों के लिए किया जाता है और आज यही गठबंधन हो गया है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। समीकरण कितने भी बनाए जाएं, बाइनरी एक पंक्ति की है कि भाजपा के साथ कौन, भाजपा के खिलाफ कौन। अब आपको राजनीतिक टिप्पणीकारों की तरफ ले चलते हैं जो आपको बताएंगे कि इस बाइनरी के अलावा वो कौन सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हुआ है या हो रहा है जो इन दलों के बीच गोंद का काम कर सकता है। जो ऑपोजिशन का जो माइनस पॉइंट रहा है कि एक चेहरा नहीं होना, वो तो गिवन है, और बहुत सारी पार्टियों का इकट्ठा हो जाना, उसमें एक मेन बड़ी पार्टी नहीं होना जैसे कि यूपीए में थी या आज एनडीए में है भाजपा के स्वरूप में, और बाकी उसके आसपास छोटी छोटी पार्टियां हैं। लेकिन एक और चीज फील की जाती थी कि जो उनका मैसेज है ऑपोजिशन का, वो इमोशनल लेवल पे ग्राउंड पे लोगों से कनेक्ट नहीं हो रहा है। आज जो उन्होंने अलायंस का नाम चुना है इंडिया, INDIA एक्रोनिम के रूप में, ये किसी भी जगह क्लिक कर सकता है। इंडिया वर्सेस भाजपा, एनडीए, इंडिया वर्सेस मोदी, आइडिया ऑफ इंडिया वर्सेस द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी, ये लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ सकता होगा, नहीं हो मुझे नहीं मालूम, पर ये एक बहुत ब्राइट आइडिया लेके आए हैं आज ऑपोजिशन वाले। तो अब आज बिगुल तो बच गया, दोनों मीटिंगों द्वारा बिगुल बच गया 2024 के लिए। और अब हर दिन हम देखेंगे नई चीजें, नई रणनीति, नए प्रोग्राम, इधर से उधर पार्टियों का जाना, पार्टियों का टूटना, ये सब हम देखेंगे अगले 8-9 महीने में। देखिए, विपक्षी एकता को आज ये समझ लेना कि ये पूरी एक हो गई है, मजबूत हो गया है, गठबंधन हो गया है, ये सोचना कुछ ज्यादती होगी। अलग अलग दल हैं, अलग अलग पार्टियां हैं जो राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, तो उन सबका एक साथ एकदम हो जाना संभव नहीं है। अभी तक उनके मतभेद लगातार थे, बस अब वो मतभेद मनभेद में ना बदले, ये एक एक्सरसाइज है। और अभी 2 मीटिंग हुई है, आज दूसरी मीटिंग हुई है, उसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि उन्होंने अपने अलायंस का नाम एक रख दिया गया, इंडिया कर दिया गया, उसकी एक कमेटी बना ली गई, खरगे साहब को उसमें एक तरह से लीड करने का मौका दिया गया है। तो ये सारी चीजें, और उसका सबसे मेन जो ग्लू है वो है एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हों। तो यदि आप विपक्षी एकताओं का, विपक्षी गठबंधनों का इतिहास देखेंगे तो हमेशा वो ग्लू जो है वो सबसे जरूरी होता है। 1977 को देखेंगे तो जब जयप्रकाश नारायण ने कोशिश की, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, तो उसमें भी सब लोग अलग अलग दल थे और वो बड़े उनमें मतभेद थे, चाहे वो भारतीय जनसंघ रहा हो उस वक्त का, या समाजवादी रहे हो, या कांग्रेस से निकले हुए गठबंधन हो, तो लेकिन उन सब लोगों ने मिलकर, क्योंकि इंदिरा गांधी को हराना था, उसका एक मोटो था कि इंदिरा गांधी को हराओ। आपको याद दिलाऊं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये बेंगलोर जो है विपक्षी एकता का बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया। 1977 का जो नारा था, इंदिरा हराओ देश बचाओ, वो बेंगलोर से आया था। और 1989 में भी जब राजीव गांधी के खिलाफ खड़े हुए तो जनता दल जो था वो भी, उसकी एकता की शुरुआत भी बेंगलोर से हुई थी। तो आज तीसरा मौका है जब विपक्षी एकता है। हालांकि उन दोनों वक्त में कांग्रेस को हटाने का मौका था, आज भारतीय जनता पार्टी के ये खिलाफ खड़े हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें इनके लिए मुश्किलें होंगी, खासतौर से ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। दूसरा, जो राज्यों में कार्यकर्ताओं के स्तर पर, क्योंकि आज तक आप लड़ रहे थे, अभी पश्चिम बंगाल में जिस तरह के पंचायत चुनाव में वायलेंस हुई है, उसमें कार्यकर्ता एक दूसरे के टीएमसी और कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन ये सब चलता रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। आप देख रहे हैं कि एक दल दूसरे दल के साथ कैसे मिलते हैं और कैसे निकलते हैं। तो ये सब चल सकता है अगर ये लोग ये तय कर लें कि यदि मोदी को हराना है या भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो अपने छोटे छोटे मतभेदों को खत्म करना पड़ेगा। खत्म ना भी करें तो दरकिनार करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, नजरअंदाज करना पड़ेगा। कांग्रेस का कहना है कि उन्हें सत्ता नहीं चाहिए, बढ़िया कहना है, उनके विपक्षियों के लिए दिली खुशी का मौका भी है। लेकिन हमने विशेषज्ञों से भी समझना चाहा कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी से पार्टी का वर्चस्व एक तरह से बढ़ गया है, दूसरी तरफ कांग्रेस इस गठबंधन में टैक्टिकल बैकसीट लेते हुए नजर आ रही है। इस गठबंधन और कांग्रेस के बीच क्या इक्वेशन है, ये भी अब समझ लेते हैं।
जो लोग बैंगलोर में है वो ये कहते हैं कि एयरपोर्ट से अगर शहर में जाइए, जो पोस्टर्स लगे हैं उसमें साउथ के लीडर्स बहुत प्रोमिनेंट है और लीडर्स बहुत प्रोमिनेंट है, उनकी पिक्चर्स पुटअप की गई हैं। राहुल गांधी है पर डोमिनेटिंग नहीं है। पटना की मीटिंग में राहुल गांधी की पोजीशन काफी सेंट्रल थी, जो उनका रोल था, जो उन्हें भाव दिया गया, उनको पूछा गया चीजों के लिए। बैंगलोर में वो नहीं है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो बैंगलोर में सामने आ रही है वो वहां सोनिया गांधी का होना। सोनिया गांधी का वहां होना और उनको सेंट्रल रोल देना। अब ये बात हो रही है क्या वो सूत्रधार बनेंगी, क्योंकि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है रहती है, लेकिन उनका जो सीवी है वो तो इस मायने में इम्प्रेसिव है। उन्होंने 2 इलेक्शंस कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में जीते, 2004 और 2009, और उन्होंने फिर यूपीए के गठन में भी बहुत अहम रोल प्ले किया था। तो यूपीए के जो पार्टीज हैं या यूपीए के बाहर जो रीजनल फोर्सेस हैं उनको एक कंफर्ट लेवल, ममता बनर्जी को एक कंफर्ट लेवल होता था सोनिया गांधी के साथ। मायावती 2.5 घंटे उनके साथ स्पेंड किए हुए हैं। तो एक कंफर्टर के रूप में उभरी हैं वो, कि भाई मैं हूं ना, और मैं प्रधानमंत्री नहीं बनने वाली, और मैं राहुल गांधी के लिए कवच के रूप में आई हैं, लेकिन एक बैकसीट हो गई है राहुल गांधी की। वैसे भी भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक बैकसीट ले रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे आने दे रहे थे, फ्रंट रोल प्ले करने दे रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि निर्णय वो नहीं ले रहे, सारे निर्णय वो ले रहे हैं, उनमें उनकी भागीदारी है। लेकिन ये डिलिबरेटली जो पेश किया गया है ना कि राहुल, और आज ऐसा आपने कहा, खड़गे जी ने तो कह ही दिया, कांग्रेस इंटरेस्टेड नहीं है प्रधानमंत्री की पोस्ट में 2024 में। और मुझे जो पता लगा था कि जो पहली मीटिंग भी हुई थी नीतीश कुमार से राहुल गांधी और खड़गे की, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था राहुल ने कि मैं रेकनिंग में नहीं हूँ 24 के लिए, आप यूनिटी के लिए प्रयास करिए और यूनिटी लाइए, हम हर तरह से सपोर्ट करेंगे। सो कांग्रेस का एक बैक स्टेप लेना यूनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। माने भारतीय राजनीति का नया गणित अब लिखा जाने लगा है, कोलिशन बनाम कोलिशन। ये आपको कुछ नॉस्टैल्जिया की तरफ ले जाएगा, मगर हम नॉस्टैल्जिया में नहीं फंसेंगे। हमारी नज़र रहेगी अब से 2024 तक खींची जा रही राजनीतिक रेखा पर। अभी कई दिल टूटने हैं, कई पुरानी अदावतें खत्म होनी है, नए समीकरण जोड़ने भी हैं। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आज का ललन टॉप शो यहीं तक था। शुक्रिया, शुभ रात्रि।